हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो कि आज बात कर रहे हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसके बाद एक और होगी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट विल बी द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले समझेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिर इसमें डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। दैट इज कुछ कम हो जाना, मींस फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा सा लोअरिंग, डिप्रेशन मतलब कम हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। बेसिकली इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल फिनोमिना जो हम लोग के साथ डेली लाइफ में भी इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। और पहले ये समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और साथ में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से एक मेथड आती है दैट इज रास्ट मेथड। तो डेली लाइफ में जैसे हम लोग लेह लद्दाख में है, कहीं बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां पर गाड़ी के रेडिएटर्स में पानी जम ना जाए, तो उसके लिए कुछ करेंगे, कुछ उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाएंगे। तो क्या बेसिक एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। और बहुत सिंपल सा अप्रोच है। अगर आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इससे पहले वाला जो वीडियो था, तो बिल्कुल सिमिलर उसकी जैसी प्रॉपर्टी। तो आइए शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसको पढ़ लें। तो ये शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शुरू करने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं डिफाइन करूं फ्रीजिंग पॉइंट को, तो क्या हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which it is the temperature at which the solid and liquid states, the solid and liquid states of substance are in equilibrium। ठीक है, ये डेफिनेशन है। देखिए सिंपल ऐसा है कि वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर से अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो दैट विल बी द स्टेट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं समझ आया। अब ये समझो कि सॉलिड और लिक्विड दो अलग अलग फेजेस है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर में, लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का कैसा वेपर प्रेशर। तो क्या होता है कि जो भी सॉलिड जो सबस्टेंस होते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ न कुछ एक्सटेंट तक वो भी वेपराइज होते हैं, जैसे सॉलिड CO2 हो गई या कुछ और भी सबस्टेंस हो गए। तो सॉलिड सबस्टेंस भी क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंट तक वेपराइज होते हैं। ठीक है, तो उस स्टेट में वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब दोनों बराबर रहे, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज हुई फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें डिप्रेशन कैसे होगा, जैसे हमने ये पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, और एलिवेशन इन मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी तरीके से अब फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे डिप्रेशन होगा, मींस कैसे वो लोअरिंग होगा, मतलब कम होगा। तो उसके लिए हम लोग ये जानते हैं, देखो अगर आपके पास सपोज वाटर है, ठीक है, आपने वाटर प्योर, दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट, उस वाटर को फ्रीज में रखो और साथ में क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप उसमें थोड़ा सा कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के रख दो। तो कौन जो है जल्दी नीचे क्या होगा, डिप्रेस होगा, मींस किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वाटर जो होगा मे बी फॉर एग्जांपल वो 0 डिग्री पर हो रहा है, मतलब फ्रीज हो रहा है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, तो जो प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था अब वो सॉल्यूशन में बन चुका है। अब वो क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उस 0 से कम हो जाएगा और वो माइनस में कुछ फ्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा वो समझते हैं। देखो सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं इसको, दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेपराइज हो रहा था, ठीक है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट।
अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ही क्या होता है कि जो वोलेटाइल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा समझो मेरी बात को, इसको हम लोग कर्व से करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, देखो ठीक, इधर मैं ले लेता हूं वेपर प्रेशर और इधर मैं ले लेता हूं टेम्परेचर। ठीक, एक्स एक्सिस में ले लिया, सॉरी वाई एक्सिस में ले लिया वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में ले लिया टेम्परेचर। अब क्या होगा, सपोज मैं एक प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया। अब वो प्योर सॉल्वेंट का मैं टेम्परेचर कम करते जाऊं। क्या करते जाऊं? चलो थोड़ा सा यहां पे लेना पड़ेगा। ये प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने एक पॉइंट पे। इस प्योर सॉल्वेंट का मैं अगर टेम्परेचर कम करूं तो धीरे धीरे प्योर सॉल्वेंट, सपोज ये वाटर है, आप इसको फ्रीज करना शुरू करोगे। वाटर कब फ्रीज होगा? जब वाटर का टेम्परेचर कम करोगे। तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर कम करना शुरू किया, इस तरीके से बना, मींस यहां से फ्रीज होना स्टार्ट होने लग गया। मींस ये वाला जो पॉइंट मैंने ये ड्रॉ किया, यहां से फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। मींस अब यहां से वाटर क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो स्टेट थी, ये वाली, इसको मैं बोल सकता हूं सॉलिड। ये तो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, इसको लिख लें दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट से यहां से फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, सो दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट। इसको मैं क्या लिख देता हूं? सॉलिड सॉल्वेंट। दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट से जो सॉल्वेंट था वो क्या होना स्टार्ट हो गया? फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, मीन सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। ठीक है, मीन फ्रीज होना शुरू हो गया। तो अब ये तो मेरा प्योर सॉल्वेंट का कार्य था। अब आपको पता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट में मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं, ये प्योर सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन चुका है। दिस इज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो होगा ना, ये देखो ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका टेम्परेचर कम किया आपने, पहले यहां था फिर यहां तक लाए, तब जाके फ्रीज होना स्टार्ट किया। अब जब आप इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो उस केस में क्या होगा? भाई जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल थे उनके बीच में अब कौन आ चुका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है। कौन आ चुका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो फ्रीज होगा नहीं, तो वो क्या करेगा? उस सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच आ जाएगा और उनको पास पास नहीं आने देगा, मींस फ्रीज नहीं होने देगा। मींस आपको और ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का इन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का आपने टेम्परेचर कम किया तो वो फ्रीज होने लगा। अब आप, मैं यहां पर आपसे कहूं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन, ठीक, ये सॉल्यूशन है राइट, तो इस सॉल्यूशन भी क्या यहीं से स्टार्ट होगा फ्रीज होना? नहीं, बिकॉज जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी जा चुका है, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको फ्रीज नहीं होने देगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का केस है उसमें ये टेम्परेचर और नीचे आएगा। ये देखिए, अब ये यहां पर जाके यहां से यहां पे फ्रीज होगा ये सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का केस है, इस सॉल्यूशन के केस में थोड़ा सा टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ा, मतलब और ज्यादा कम करना पड़ा, मींस फ्रीजिंग और नीचे हो रही है टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड लोवरिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पे, तो इसको नोट कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस टेम्परेचर पे जो है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे नोट, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, देखो इस टेम्परेचर पे जहां पर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज, सॉल्वेंट का ये क्या था? लिक्विड फॉर्म था, और यहां से क्या बनना स्टार्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म। तो वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहता है, दैट इज, इसको मैं बोल देता हूं दैट इज टी नॉट एफ, टी नॉट एफ। और जो सॉल्यूशन का केस है, देखिए जो सॉल्यूशन का केस है उस सॉल्यूशन के केस में यहां पर हो रहा है, इसको बोल देते हैं टी एफ। तो नोट कर लें दोनों को, टी एफ और टी नॉट एफ। अब देखो टी नॉट एफ क्या है? टी नॉट एफ इज बेसिकली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिप्रेशन हुआ। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास खाली पानी होता, लेट इट बी, पानी को आपने यहां से, पानी का ये टेम्परेचर पे होगा, उसने आपने आपने पानी का टेम्परेचर कम किया, सपोज यहां पर आके फ्रीज हो गया, मान लो 4 डिग्री पे फ्रीज हो, ठीक है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, फॉर एग्जांपल इट इज 4 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी 4 डिग्री मान लेते हैं। अब आपने इस पानी में थोड़ा सा एनवीएस डाल दिया, तो अब ये 4 डिग्री पे नहीं होगा, और कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने 4 डिग्री पे किया,
प्योर सॉल्वेंट का। अब आपने उसको शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, तो उस केस में सॉल्यूशन बन चुका है, तो वो सॉल्यूशन 4 पे फ्रीज नहीं होगा बल्कि और नीचे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 4 से कहां तक ये जाना पड़ा आपको, 1 डिग्री तक जाना पड़ा। तो 4 पे हो रहा था सॉल्वेंट, अब सॉल्यूशन कितने पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, मींस कितना डिप्रेशन हुआ, कितना कम हुआ, दैट विल बी 4 माइनस 1, दैट इज 3 डिग्री का डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वही चीज यहां पर भी हमको करनी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारी कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, तो डिप्रेशन दैट विल बी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टीएफ, दैट इज डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ क्या है ये बताइए, मैंने अभी बताया था 4 डिग्री माइनस 1 डिग्री, दैट इज टी नॉट एफ माइनस टीएफ। बोलो समझ आ गई बात। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मैंने बताया था कि सॉल्व, अब हमेशा आपको ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है भाई, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है और उसके बाद आपने सॉल्यूशन डाल, उसमें कुछ मिला दिया तो वो और नीचे होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे, इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आपने देख लिया डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी। अब देखो, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे टू ए प्योर सॉल्वेंट देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड। बस यही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना हुआ वो मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां पर क्या होगा कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट आप मिला रहे हो, अगर आप इस सॉल्वेंट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा मिला दिया तो डिप्रेशन और ज्यादा कम होगा, मींस फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चले जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां से एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज प्रूव्ड है कि जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मींस मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं फिर से यहां से, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं दैट इज के एफ इंटू एम। क्लियर होगी बात। बस यही फॉर्मूला है, जैसे सेम था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू एम था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला केस। बट यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो उस केस में डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आ गया। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो बिल्कुल कहानी क्लियर है, लिख सकते हो आप यहाँ पर के एफ क्या है, के एफ इज मोलर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या एक और नाम है इसका, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, CRYO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नोट कर ले, दैट इज केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहां पे क्या था, मोलर एलिवेशन था, यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब आप देखो यहां से क्या होगा, वैसे तो आपको मैक्सिमम केसेस में केएफ का वैल्यू मिलेगा, बट इन केस वैसे 1% अगर नहीं मिला तो इसका वैल्यू ये लिख लो, दैट इज R इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, वैसे कोई जरूरत है नहीं इसकी, फिर भी लिख लो, नोट में डाल लो कहीं पे, पर इसकी जरूरत पड़ती नहीं आपको। बस इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। ठीक है, अब देखेंगे इसमें बहुत सारी जो इसके चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, बस आपको समझ ये लेना है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि टी नॉट एफ क्या है, टीएफ क्या है, डिप्रेशन कैसे हमको कैलकुलेट ये करना है, और ये आपको ध्यान रखना है डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बस इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा कहीं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम, इसी से आगे चलेंगे। चलो इसको नोट करें। चलिए ये तो बात हुई हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें एक जो चीज आती है दैट इज कि जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है, उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्यूशन था, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, इसमें आपने डाल दिया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इसको फ्रीज कर दिया, इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो ध्यान ये रखना है कि आपको जब आप ये सॉल्यूशन बना के इसमें ये डाल दिया था NaBH, तो सॉल्यूशन को जब आप करेंगे फ्रीज,
क्या होगा उस केस में, जो जो सॉल्वेंट होगा केवल वही फ्रीज होगा, मींस ओनली फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट अकर्स, ओनली लिख सकते हो ओनली फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर केवल और केवल कौन फ्रीज होगा, सॉल्वेंट फ्रीज होगा, मीन जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो तो फ्रीज होगा नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें समझना क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि जब भी किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में आपने एनवीएस डाला, उसको फ्रीज करा, तो फ्रीज करने में मतलब टेम्परेचर कम किया, तो जो उसके अंदर एनवीएस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट ऑफ एनवीएस होगा, फॉर एग्जांपल x ग्राम है, तो भैया एनवीएस यहां भी फ्रीज होने के बाद भी कितना ये रहेगा, x ग्राम रहेगा। बट जो सॉल्वेंट था, मान लो वो y ग्राम था, क्या था, y, तो वो y में से कुछ न कुछ अमाउंट जो है डिक्रीज होगा, लेट इट बी t, ठीक है। वो देखेंगे कि आगे किस तरीके से होगा, बट आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करोगे, तो उसमें अगर एनवीएस पड़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बट जो फ्रीज हो रहा है वो केवल और केवल कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल फ्रीज होंगे। सॉल्यूट विल बी सेम, जो आपने डाला था वही अमाउंट फ्रीज होने के बाद भी रहेगा, बट सॉल्वेंट का क्या होगा, थोड़ा सा वो सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में फ्रीज हो जाएंगे, मींस बहुत क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज का एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे हम लोग, चलो पहले कर लेते हैं डिस्कस, फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस हेडिंग लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ पहले इसका डेरिवेशन वाला फॉर्म जो है वो बता दूं आपको, ठीक है। चलो वो ये वाला ये कर लेते हैं। चलो डेल्टा टीएफ हम फॉर्मूला निकाल चुके थे, दैट इज केएफ इनटू एम, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सेम है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बोल रहा हूं कि W2 ग्राम ऑफ एनवीएस आपने डाला, नोट, आप इसको नोट कर ले अच्छे से, कि W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया टू W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बस कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला, W2 ग्राम एनवीएस आपने डाला, तो उस केस में मोलालिटी बता दो मुझे जल्दी से, क्या हो जाएगी, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, W2 ग्राम ऑफ एनवीएस, W2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, W2 है तो मान लेते हैं M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, भैया W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, केजी में बोल रहे हैं तो ग्राम में है, किसको किससे कर दो डिवाइड, 1000 से केजी बन गया। बस इस m का वैल्यू को इधर रख दो फॉर्मूले पे, सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए रख देते हैं, चलो यहीं पे रख देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नोट कर लें, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इनटू, ठीक है। अब इसको आराम से आसानी से ये कर सकते हो, दैट इज W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय W1 ओवर 1000, बिल्कुल सिंपल है। देखो अब आप क्या करोगे, यहां से डेल्टा टी बराबर ये निकल गया, अब यहां से क्या निकाल सकते हो आप, M2 भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, चलो इसको ये कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ इंटू W2, इसको ऊपर कर लेते हैं, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M2 इंटू W1, M2 इंटू W1, बस इसको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। डेल्टा टी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आप चाहो तो M2 निकाल सकते हो, मोलर मास, चाहो तो डेल्टा टीएम निकाल सकते हो, वैल्यूज आपको दी रहेंगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो लिख देता हूं, M2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, M2 बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। तो मोलर मास भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान सी चीज है, बहुत सिंपल, आप इसको ट्राई अच्छे से, बस इसी से न्यूमेरिकल आपके होंगे सारे, ठीक है। तो बस पुट वैल्यू होते हैं क्वेश्चंस, बस ध्यान आपको किस चीज पे रखना है, दैट इज मोलालिटी, दैट इज मोलालिटी। इस पे फंसाएगा आपको, कई बार नंबर ऑफ मोल्स देगा, कई बार ग्राम वेट देगा, तो आपको ध्यान रखना है मोलालिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम्स किलोग्राम्स, ठीक है। बस इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि डेली लाइफ के अंदर, बस छोटा सा इसमें रह गया कि इसके क्या एप्लीकेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्या एप्लीकेशन पार्ट है, जो मैं यहाँ पर कर रहा था डिस्कस, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं, उसके साथ इस लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो इंपॉर्टेंस ये है कि पहला इंपॉर्टेंस है इन ऑटोमोबाइल सेंटर, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स
अब इसमें क्या होता है, देखिए ऑटोमोबाइल जो इसमें क्या यूज है इसका, जो गाड़ी का रेडिएटर होता है ना, उसमें आप क्या डाल दें, पानी डाल दें, ताकि इंजन को मतलब थोड़ा ठंडा भी रखा जा सके। तो उसमें से पानी की क्या होती है, सप्लाई होती है इंजन में, तो इंजन का टेम्परेचर ठीक रहता है। तो अब क्या होगा कि जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे लद्दाख है, फिर सियाचिन, बहुत ठंडे ठंडे इलाके हैं, उन इलाकों में क्या होता है कि पानी फ्रीज हो जाता है। तो उस गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी फ्रीज ना हो जाए, उसके लिए उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है। उनको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, डिफरेंट। तो वो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो डाल दिया आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर कुछ और, तो वो क्या करेगा, वो पानी के टेम्परेचर को मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले आएगा। मान लीजिए कि पानी जो है वो फ्रीज हो रहा था -10 डिग्री सेल्सियस पर, जो गाड़ी का मतलब रेडिएटर था। अब आपने क्या करा कि उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट सॉल्यूट डाल दिया, तो वो क्या करेगा कि फ्रीजिंग को और नीचे कर देगा। मान लो उसने 20 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया माइनस का, तो क्या होगा, -10 से -20 कर दी, तो पानी फ्रीज नहीं होगा, और आप वहां ठंड पर भी गाड़ियां चला सकते हैं, जो आर्मी के ट्रक्स हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है इन मेल्टिंग ऑफ, देखो दूसरा जो पॉइंट है वो लिखो, इन मेल्टिंग, दूसरा इसका यूज है, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। देखो भाई हम तो पहाड़ वाले लोग हैं, ठीक है, पहाड़ों में क्या होता है कि जो जो मतलब जहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो वहां रोड के आसपास क्या हो जाती है, मतलब बर्फ जमा हो जाती है। ठीक है, तो वो बर्फ को पिघलाने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग, जैसे उसमें क्या मिला देंगे, NaCl, या फिर क्या मिला देंगे, CaCl2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NaCl CaCl2, दिस इज आल्सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उस तरीके से क्या होगा कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स है, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे कर देंगे। मींस नॉर्मल जो टेम्परेचर है माइनस में और नीचे उसको ले आएंगे, तो उस वजह से आपकी जो बर्फ है वो फ्रीज नहीं होगी बहुत ये जल्दी, तो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, इसको पिघलाने के लिए भी, ताकि वो बर्फ बहुत ज्यादा फ्रीज ना हो जाए वहां पर रोड में, उसको हटाने में दिक्कत ना हो, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है, NaCl या CaCl2। CaCl2 बहुत अच्छा है। तो दिस इज आल्सो नोन एज एंटी फ्रीजिंग जो है सब्सटेंस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस के काम भी आती है। फिर इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, डिप्रेशन इन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने मतलब ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का मतलब मेथड होता है, उसमें कैम्फर का यूज मतलब किया जाता है, क्योंकि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 39.8 के आसपास होता है। तो वो क्या करता है कि उसका TF भी ज्यादा होगा, TF भी बहुत ज्यादा होगा, कि सॉल्यूट कम होने पर भी आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मतलब मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए कैम्फर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उसको बोलते हैं फिर रास्ट मेथड, उसको बाद में वो आपके मतलब सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो ये हमारा काम था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक आपको तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होगी होंगी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। So in our next video, that is will be a last colligative property, that will be osmotic pressure, which is most important. So till then, thank you and have a nice day.